फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में अब तक शक्तिकांत दास ने कार्यकाल संभाला था और 11 दिसंबर 2024 से नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का कार्यकाल शुरू हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो दोस्तों हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, यह एग्जाम्स में पूछा गया है क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे धोखा खा जाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ब्रिटिश काल में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई यानी हमारे केंद्रीय बैंक की स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी? यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, रिपीटेड तौर पे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप हिल्टन यंग कमीशन को याद रखिए। हिल्टन यंग आयोग था जिसकी सिफारिश पर ब्रिटिश काल में 1 अप्रैल 1935 को भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों, वर्तमान में यह भारत का केंद्रीय बैंक या फिर सरकार का बैंक या फिर सरकारी बैंक कह लीजिए, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह एक निजी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यह सरकारी बैंक कैसे बना। आरबीआई की दोस्तों जब स्थापना हुई थी, फ्रेंड्स, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो फ्रेंड्स, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कलकत्ता, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश काल में जो कलकत्ता था वह ब्रिटिशर्स का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। इस वजह से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो कलकत्ता थी वह हमारे भारत की राजधानी भी थी 1911 तक। और दोस्तों जो प्रमुख केंद्र था ब्रिटिश काल में वह ब्रिटिशर्स का कलकत्ता ही था। इस वजह से आरबीआई का मुख्यालय भी कहाँ पर था? कलकत्ता में, स्थापना के दौरान। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी आय कैसे होती है। तो दोस्तों जो आरबीआई है उसमें आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, वह आम बैंकिंग का कार्य नहीं करता है। जो आरबीआई है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको, आरबीआई में आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वह पब्लिक बैंकिंग का कार्य नहीं करते। जो प्रतिदिन का जमा और देय राशि की जाती है वह आरबीआई नहीं करता है। इसके अलावा जो आरबीआई के प्रमुख आय के स्रोत हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, आरबीआई विदेशी मुद्रा को खरीदती और बेचती है, उससे उसको जो लाभ होता है वही उसकी आय है। खुले बाजार में संचालन से आय होती है कब इसका मुख्य कारण यह भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उत्तरदायित्व है कि रुपए को मजबूत बनाए रखना है। दोस्तों कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को वो खरीदती और बेचती है, उससे भी आरबीआई को लाभ होता है। विदेशी केंद्रीय बैंकों में कुछ जमा कर रखा जाता है धन, उससे जो ब्याज मिलता है उससे भी आरबीआई को फायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास कुछ जो भारत की राशि है उससे भी भारत को लाभ मिलता है। दोस्तों ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसका भारत जो सदस्य है वह 2013 में बना था। इसके पहले भारत इसका सदस्य नहीं था, इसको भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें को जो उधार देते हैं और उस उधार का जो प्रबंधन करते हैं उससे भी आरबीआई को लाभ होता है। तो आरबीआई की आय के मुख्य स्रोत आप जरूर दिमाग में रखना, इससे आपको कभी इंटरव्यू में या बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उससे आपको इंटरव्यू में आसानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जब आरबीआई की स्थापना हुई थी कब? 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसको? सर ऑसबॉर्न स्मिथ को नियुक्त किया गया था।
इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में फ्रेंड्स, यह भी पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा आरबीआई है वर्तमान में उसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको आप याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और दोस्तों आरबीआई हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण या फिर नेशनलाइजेशन कब हुआ था? दोस्तों 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था, राष्ट्रीयकरण यानी कि निजी स्वामित्व के पश्चात अब यह जब इसका नेशनलाइज हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, तो यह दोस्तों सरकार का बैंक हो गया। अब इसमें जो निजी स्वामित्व था वह खत्म हो गया। जब किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसका स्वामित्व किसके पास आ जाता है? सरकार के पास आ जाता है। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो आरबीआई क्या है? एक सरकारी बैंक है दोस्तों, अब यह निजी बैंक नहीं रहा। भारतीय रिजर्व बैंक किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों हमारा जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अधीन वर्तमान में आरबीआई जो है वह कार्य करता है। और दोस्तों हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसका भी आप याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है आरबीआई। वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों जो आरबीआई है मैंने पहले ही आपको बताया कि यह आम बैंकिंग का कार्य नहीं करता है। इसके कुछ प्रमुख जो कार्य हैं उनमें से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है उसका प्रबंधन करना, जिसको फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। कुछ जो हमारी जो नोटें हैं, मुद्रा करेंसी नोट्स हैं, इनको जारी करता है, इसका नियमन भी करता है। उसके साथ साथ वाणिज्यिक बैंक जो हैं उनका भी नियमन करता है। तो दोस्तों जो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम है उसका विनियमन करना भी आरबीआई का प्राथमिक कार्य है। करेंसी नोट को जारी करना और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, इस तरह से यह तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है आरबीआई अपनी वार्षिक संविधिक रिपोर्ट कब जारी करता है? अब इसमें संविधिक का अर्थ आप समझ लीजिएगा। संविधिक का मतलब है दोस्तों एक अधिनियम के द्वारा यह लागू किया गया है कि प्रतिवर्ष अगस्त माह में आरबीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अंतर्गत होता है। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों आरबीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है अगस्त में। और दोस्तों यह एग्जाम्स में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आरबीआई से संबंधित दोस्तों प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत की मौद्रिक नीति और भारत में जो वित्तीय विनियमन है इसका मुख्य कार्य है आरबीआई का। और भारत में इस वर्ष आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति हुई है, इस वजह से आरबीआई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूं। दोस्तों आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह रिपोर्ट आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। जो वार्षिक रिपोर्ट है कब? अगस्त में जो प्रस्तुत की जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि आगामी वर्ष के लिए आरबीआई बैंक का विजन क्या है या फिर एजेंडा क्या है, इस रिपोर्ट में लिखा होता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाती है, वर्तमान में कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है भारत की, उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है। जो पिछला वर्ष रहा है उसके दौरान आरबीआई के क्या कार्य थे। आरबीआई का वार्षिक खाता दोस्तों कब से? 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, तो उसके बारे में भी इसमें विस्तृत उल्लेख होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन और संभावनाएं यह भी आकलित की जाती हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। लेकिन आरबीआई के बारे में आप याद रखिएगा, आरबीआई का जो वार्षिक जो विवरण है, जो वार्षिक वित्तीय जो ईयर है वह चलता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। आप इसको नोट करके रख लेना, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं रखना। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है आरबीआई के अलावा उनका 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, और जो आरबीआई है उसका जो वित्तीय वर्ष चालू होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक। इसको आप याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सी डी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। अगर रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछा जाए तो सर ऑसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। इसको आप याद रखिए। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही प्रधानमंत्री, एक ही आरबीआई गवर्नर हुए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री थे। वह कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। महान अर्थशास्त्री, आपने कई बार सुना होगा, यह एक महान अर्थशास्त्री थे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने थे ये। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र आरबीआई गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1982 से 1985 तक था, यानी 4 साल इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। भारत के वित्त मंत्री भी थे ये। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों है ये। भारत के वित्त मंत्री भी थे, और कब थे? 1991 से 96 तक। और दोस्तों इस टाइम पीरियड को आप याद रखना, इसी समय भारत में भुगतान संकट हुआ था। जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वह डगमगाया था, और भारत में मुद्रा का जो संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो डगमगाया था, भुगतान संतुलन हमारा बिगड़ गया था, आर्थिक संकट आया था भारत में। उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे दोस्तों। भारत में आर्थिक संकट के दौरान भारत के वित्त मंत्री भारत के 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, और इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक था दोस्तों। 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और दोस्तों 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी इनको मिला था। इनके जीवन में यह महान उपलब्धियां थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आप याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र जरूर होगा ये जब आरबीआई और भारत में अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी विवरण आएगा तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जरूर आता है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे हमारे इसके फाइनेंशियल सिस्टम या फिर हमारे आरबीआई और हमारे राजनीतिक स्ट्रक्चर्स के लिए भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा। दोस्तों इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है, और 11 दिसंबर 2024 तक, जो 10 दिसंबर 2024 तक भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर दोस्तों कौन थे? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में 10 दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल था। इसको भी आप याद रखिएगा, 10 दिसंबर 2024 तक, और 25वें आरबीआई के गवर्नर थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है? भारत में कभी भी यदि वित्तीय अस्थिरता होती है तो आरबीआई तो वैसे अपना मुख्य रोल अदा करता है कि भारत में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए, लेकिन किसी कारणवश यदि वित्तीय अस्थिरता होती है तो भारत के संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसको भी आप याद रखिएगा, कौन वित्तीय आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति। आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि आप आरबीआई गवर्नर नहीं लगाता है, भारत में वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, 1991 में भारत में भुगतान संतुलन का संकट आया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत सीमित हो गया था, इस वजह से भारत में आर्थिक संकट आया था, और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकट रमन। इन्होंने दोस्तों भारत के भुगतान संतुलन से निपटने के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। जैसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने निभाया था, वैसे ही इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है भारत के आर्थिक संकट को से उबरने का। दोस्तों 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों पहले मैंने डिटेल में आपको बताया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक संकट के समय भारत के वित्त मंत्री थे। दोस्तों वर्ष 1991 में आर्थिक संकट के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। इनका भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण योगदान था भारत के आर्थिक संकट से निपटने में। जो भारत का आर्थिक संकट आया था, इनका भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई, इन तीनों का ही रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब भारत में कभी भी वित्तीय अस्थिरता होती है, तो इन तीनों का ही रोल सबसे बड़ा होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? दोस्तों जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है तो उसका उल्लेख भी होगा संविधान के किसी अनुच्छेद में। तो दोस्तों उसका संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत में अभी तक दोस्तों एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत का संवैधानिक स्थिति यह है कि किसी भी वित्तीय अस्थिरता ज्ञात होने पर भारत का राष्ट्रपति भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का प्रतीक क्या है? दोस्तों आरबीआई का प्रतीक आप इमेज में देख पा रहे होंगे, आरबीआई का प्रतीक है ताड़ का पेड़ और बाघ। ताड़ का पेड़ और बाघ जो इमेज में बना हुआ है, इससे आप याद रखिएगा। आरबीआई का लोगो आपको याद रखना चाहिए। वर्ष 2016 में नोटबंदी हुई थी, आपको पता होगा। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे दोस्तों? डॉक्टर उर्जित पटेल। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है और बार बार रिपीटेड तौर पे पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नोटबंदी के समय भारत के आरबीआई के जो गवर्नर थे डॉक्टर उर्जित पटेल। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कहता है मौद्रिक नीति बनाना, यस सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, यह भी सही है। मुद्रा जारी करना, यह भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। दोस्तों आरबीआई के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में डिस्कशन भी कर रहा हूं, ताकि आपको आरबीआई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर सकें। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, बैंक नोट जारी करना आरबीआई का मुख्य कार्य, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंक सभी अनुसूचित और वाणिज्यिक जो बैंक है उनके बैंकर के रूप में कार्य करना, उनका विनियमन करना। भारत में बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करना भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई का मुख्य कार्य है। अंतिम ऋणदाता सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को किसी समय आकस्मिक ऋण या पैसे उधार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो पंजाब नेशनल बैंक भारत के आरबीआई बैंक से रेपो रेट के तरह है, रेपो रेट के तहत आरबीआई से उधार ले सकता है। रेपो रेट वह दोस्तों दर होती है जिस दर पर आरबीआई दूसरे अनुसूचित बैंकों को लोन देता है या ऋण देता है। तो दोस्तों अंतिम ऋणदाता के रूप में सभी अनुसूचित बैंकों के लिए कार्य करता है। ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक करता है और प्रबंधन, जिसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ऋण और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक होता है। भारत की मुद्रा स्फीति दर को भी नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य है भारत में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखना, भारत की वित्तीय स्थिरता को भी बनाए रखना। जैसे 1991 में भारत में वित्तीय संकट आया था, वैसी स्थिति ना उत्पन्न होने देना। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना दोस्तों, यह इसके आरबीआई के मुख्य कार्य हैं दोस्तों, प्रमुख कार्य हैं। इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपको डिटेल्स में लिखना पड़ जाए या फिर इंटरव्यू में पूछे अगर कोई, तो आप आसानी से बता सकेंगे। भारत में मुद्रा नोटों की छपाई कहाँ पर होती है? दोस्तों भारत में मुद्रा नोटों की जो छपाई है, जो हमारी नोट्स हैं 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, इनकी जो छपाई है वह नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी पश्चिम बंगाल, इन चारों ही जगहों पर होती है। दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत की जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर मुद्रा की छपाई होती है, उनके नाम आप याद रखिएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों भारत में जो 10 रुपये की नोट है, 20 रुपये की जो नोट है, वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, 50 रुपये की नोट है, जो 100 रुपये की नोट है दोस्तों, जो 200 रुपये की नोट है दोस्तों, वर्तमान में जो 500 रुपये की नोट है, वर्तमान में इनका ही प्रचलन है। और इनमें आप देख लीजिएगा, इनमें जो सिग्नेचर होता है वह आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन 1 रुपये की जो नोट है दोस्तों, उसमें किसका सिग्नेचर होता है? केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन। दोस्तों अगला करेंसी नोट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो मुद्रा छापते हैं। पहला नासिक में जो महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो और दोस्तों उनमें से 4 हैं जो वह 2 भारत सरकार के स्वामित्व में है और 2 आरबीआई के स्वामित्व में। नासिक जो महाराष्ट्र में नासिक और देवास मध्य प्रदेश की जो प्रिंटिंग प्रेस है वह भारत सरकार के स्वामित्व में है, और मैसूर और सालबोनी प्रेस आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व में है। यह आप याद रखिएगा।
₹1 का जो नोट है एकमात्र ऐसा मुद्रा का नोट है जिस पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी सभी नोटें हैं उनमें आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 10,000 रुपये तक के मुद्रा के नोट को छापा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई भारत का क्या है? एक कौन सा केंद्रीय बैंक है? इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है दोस्तों, सरकार का बैंक कह लो या फिर भारत का सेंट्रल बैंक। प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। जब स्थापना हुई थी तो कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में है। उसके अलावा 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। उनमें से जो पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय है, जो पूरब में है, वह है दोस्तों कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो पूरब का जितनी भी बैंकिंग है वहाँ का विनियमन करता है, पूर्वी क्षेत्रीय का। दोस्तों इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। कोलकाता पूर्व क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मुंबई पश्चिमी क्षेत्र का, और दिल्ली उत्तरी क्षेत्र का, चेन्नई दक्षिण क्षेत्र का। यह 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुख्यालय या कार्यालय हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। वहीं पे गवर्नर बैठते हैं और यहीं से पूरे आरबीआई संगठन को नियंत्रित किया जाता है। ये 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये विभिन्न क्षेत्रों का विनियमन या प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसको भी आप याद रखिएगा। आरबीआई जो है वह हमारे फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन आरबीआई ही करता है। विदेशी मुद्रा भंडार कह लीजिए या फिर फॉरेक्स रिजर्व कह लीजिए। दोस्तों भारतीय मुद्रा यानी जो कॉइन्स होते हैं वह कहाँ पर ढाले जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो भारत की जो नोट है, मुद्रा है, जो करेंसी नोट्स होते हैं उनके प्रिंटिंग कहाँ पर होती है दोस्तों? 4 नाम मैंने आपको बताए, नासिक, देवास, मैसूर, साल्बोनी। और भारतीय जो मुद्रा है, सिक्के हैं, वह कहाँ ढाले जाते हैं? वह भी दोस्तों 4 जगह हैं, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। ये चारों जगह ही दोस्तों भारत की जो टकसाल हैं वह स्थित हैं और यहाँ पर ही सिक्के ढाले जाते हैं। तो आपने देखा होगा ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 के जो सिक्के हैं यहीं पर ढाले जाते हैं। और दोस्तों भारतीय मुद्रा अधिनियम 1906 के अनुसार ₹1000 तक के सिक्के ढाले जा सकते हैं। अभी ढाले नहीं जाते लेकिन इस अधिनियम के अनुसार ढाले जा सकते हैं। भारत में 4 टकसालें हैं, मैंने आपको बताया, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। और दोस्तों सभी टकसाल भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारत की प्रिंटिंग प्रेस में से 2 आरबीआई और 2 भारत सरकार के स्वामित्व में है, लेकिन जितने भी टकसालें हैं चारों वह भारत सरकार के अधीन है। इसको आप याद रखिएगा। वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आरबीआई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? यदि जो वाणिज्यिक बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई हो गई, आपकी कैनरा बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, इनके खिलाफ ये कोई शिकायत किसी को करना है तो भारतीय रिजर्व बैंक का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आरबीआई शिकायत पोर्टल, उसमें शिकायत की जा सकती है उस बैंक के खिलाफ। भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक को मिंट स्ट्रीट भी कहा जाता है, मिंट स्ट्रीट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस का हिस्सा कब बना था दोस्तों? 2013 में बीआईएस का हिस्सा बना था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये दोस्तों यूरोपियन कुछ बैंक्स हैं और भारत और कुछ अदर केंद्रीय बैंक्स हैं, उनका एक संगठन है, आप याद रखिएगा। ये वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? दोस्तों भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली में है, नगद आरक्षित अनुपात कौन निर्धारित करता है? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। दोस्तों 3-4 मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में बैंकिंग से संबंधित एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। जैसे CRR हो गया, रेपो रेट हो गया और रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, आप इनको तीनों को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो CRR को निर्धारित कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वैसे ही रेपो रेट भी निर्धारित करता है आरबीआई ही, रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई ही निर्धारित करता है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं CRR के बारे में। CRR आखिर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों इस नियम में कैश रिजर्व रेशियो जो है, वाणिज्यिक जो बैंक होती हैं अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत
ये नगद या फिर केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखती हैं। इसी राशि को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है और यह जो निश्चित प्रतिशत है यह आरबीआई तय करता है। जैसे मान लीजिए अभी 4% CRR है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि अभी 4% CRR है, तो बैंक के पास यदि कुल जमा के रूप में 100 रुपये हैं दोस्तों, तो इस 100 रुपये में से 4 रुपये को उसको कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना होगा, या फिर अपने पास रखें या फिर आरबीआई के पास जमा कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यदि बैंक इस पैसे को आरबीआई के पास रखती भी है तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। यह दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। CRR मतलब प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा का आरबीआई के द्वारा निर्धारित जो प्रतिशत है उस प्रतिशत में कुल जमा की राशि को अपने पास या फिर केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखना होगा, सोने चांदी में भी नहीं, नगद रूप में। आप याद रखिएगा, नगद रूप में, इसीलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है और आरबीआई इस CRR पे ब्याज नहीं देता है। अब दोस्तों इसके बारे में और मुख्य बात यह है कि CRR जो है आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक तय किया जाता है और CRR दोस्तों समय समय पर बदलता रहता है, इसको आरबीआई बदलता है समय समय पर, आरबीआई घोषित करता है। CRR में कटौती करने से बैंकों को फायदा होता है। अब इससे इस लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। CRR जैसे मान लीजिए 4% है, तो बैंक को 4 रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे 100 रुपये का, यानी वो सिर्फ 96 रुपये को लोन या फिर किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट में उपयोग कर सकता है। तो इस 4 रुपये को वो नहीं उपयोग कर पाएगा, ये रुपये उसके व्यर्थ रूप में है, सिर्फ उसके पास रखे हुए हैं। लेकिन अगर इसको इसी प्रतिशत को आरबीआई 2% कर दे तो जो दूसरी बैंक है, जो बैंक है उसके पास 98 रुपये हो जाएंगे किसी भी प्रकार से उसको लोन देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि उससे पैसा कमाया जा सके। तो दोस्तों इस तरह से जब आरबीआई CRR को बढ़ाता है, ठीक है, जब आरबीआई CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को की दर को बढ़ाता है तो उससे बैंकों को घाटा ही होता है और मार्केट में मनी यानी कि आम पब्लिक के पास मनी कम पहुंचती है, चूँकि जो बैंकें होंगी वो किसी भी प्रकार का लोन भी नहीं दे पाएंगी। तो दोस्तों CRR जो है उसमें कटौती करने से बैंकों को फ़ायदा होता है, बढ़ाने से क्या होता है, बैंकों को एक तरीके का घाटा ही है। CRR बढ़ने से बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। मैंने पहले ही बताया, यदि CRR बढ़ेगा तो आरबीआई अगर CRR को बढ़ाता है तो जो बैंकें होंगी वह अपने पैसे को उधार या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी। CRR क्या है, एक अहम मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बैंक CRR को इन्वेस्टमेंट या फिर उधार देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मैंने पहले बताया कि CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, ये सिर्फ बैंक में रखा जाता है, बैंक में सिर्फ रखा रहता है या फिर आरबीआई के पास रखा रहता है। बैंक जो है उसका कोई उपयोग नहीं कर सकती। और दोस्तों आरबीआई जो है वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो CRR है उससे मुद्रा स्फीति को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं, तो उसमें से यदि उसने 4 रुपये कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखा है तो वह सिर्फ 96 रुपये को मार्केट में डाल सकती है। तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा। लेकिन यदि आरबीआई इसको घटा दे, सिर्फ 1% कर दे, तो मार्केट में कितना पैसा पहुंचेगा, 99 रुपीज़, तो इससे मार्केट में और ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। लेकिन अगर CRR को बढ़ा दे, 10% कर दे, तो मार्केट में कितना होगा, 90 रुपये ही रहेंगे। तो मार्केट में जितने कम पैसे रहेंगे उतनी ही महंगाई कम रहेगी। तो दोस्तों इसका उपयोग, CRR का उपयोग आरबीआई क्या मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी करता है। दोस्तों ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उधार देते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रेपो रेट। दोस्तों जब भी आरबीआई के पास कोई भी बैंक ऋण लेने के लिए जाता है तो प्रत्येक तिमाही में आरबीआई अपना रेपो रेट यानी मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट, CRR और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करते हैं। इसी रेपो रेट पे ही वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई ऋण देता है। अब इसमें उल्टा मान लीजिए कि आरबीआई के पास यदि कोई बैंक पैसा रखना चाहे, यदि मान लीजिए कोई भी आरबीआई के पास, आरबीआई है इधर और इधर है बैंक है, कोई भी मान लीजिए पीएनबी है, ठीक है, अगर पीएनबी को पैसे लेना है इससे तो तो रेपो रेट में आरबीआई पैसे देगा। ये जो रेपो रेट होगी उस रेट पे पैसे उधार देगा पीएनबी को। मान लीजिए कि पीएनबी से अगर आरबीआई ने पैसे लिए, मान लीजिए पीएनबी बोलता है कि आप मेरा पैसा इतना रखिए अपने पास, तो उस रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई क्या करेगा, उससे उधार पैसे लेगा, तो इससे पीएनबी को उधार ब्याज में मिलेगा।
तो आप याद रखिएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी। रेपो दर यह ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा लोन या उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट यह वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपने अधिशेष धन को जमा करती हैं और क्या लेती हैं, ब्याज लेती हैं। लेकिन एग्जाम्स में पूछा गया है CRR पर, कैश रिजर्व रेशियो पर कोई भी ब्याज आरबीआई नहीं देती है। सो फ्रेंड्स, आरबीआई से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। आरबीआई से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। और इस वर्ष यानी 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति हुई। इस वजह से आरबीआई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आगामी प्रतियोगी परीक्षा।